साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहिस। साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं चर्चा करने वाला हूं। ये जुड़ा हुआ है आपके सेक्सुअल अधिकारों से जो आपको रिसेंटली प्रदान किए हैं ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। साथियों मैंने कंटेंट जो है लिखा था और उस पर अपना एक वीडियो जो है अपलोड किया था कि अगर वो कहती है मेंटेनेंस तो हमें कहना होगा नो सेक्स नो मेंटेनेंस। तो उसमें कुछ खुरापाती लड़कियाँ जो है निकल के आगे आ गई और उनका ये था कि भाई हमारी बॉडी है, हम किसी को भी सौंपें, आप होते कौन है बोलने वाले। भाई बात सही भी है कि मैं होता कौन हूँ बोलने वाला, बट जब आज उस पॉइंट पर एक जजमेंट है तो वो सपोर्टिंग जजमेंट है। तो जो मेरी बात थी उसको, उन तर्कों को इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिसेंट जजमेंट से जो है बल भी मिलता है। तो जब भी वो कहें कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हम उन्हें देंगे नहीं, तो उनको कहिएगा कि भाई रिसेंट जजमेंट जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का आ चुका है जिसमें एक बात जो है लिखी गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप पहले नोट कीजिएगा, फिर अपन जो है बात शुरू करते हैं आगे की। जजमेंट जो है मेरे हाथ में है, इसका पेज नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ़ मैन वुड नॉट डिमांड सेक्सुअल फ्लेवर फ्रॉम हिज वाइफ एंड वाइस वर्सा where they will go to satisfy their physical sexual urges in a moral civilized society। कि अगर हम एक बात करते हैं सिविलाइज सोसाइटी की और मॉरलिटी की, तो उस ग्राउंड पे अगर कोई जोड़ा है और जोड़ा जो है कम्प्लीटली अपनी शादी को निभा रहा है, मीन्स मैरिज जो है डिसॉल्व नहीं हुई है, तो उस कंडीशन में अगर वाइफ सेक्स के लिए मना करती है तो उस कंडीशन में हस्बैंड कहाँ जाएगा। अ मैन वेयर विल गो टू सेटिस्फाई द सेक्सुअल डिमांड्स। खासकर उन पर्सपेक्टिव में जहां हम बात करते हैं मॉडर्न सोसाइटी की, ये बात विशेषता कही है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। तो इसलिए उन लड़कियों को इस जजमेंट के माध्यम से मैं ये समझता हूँ जवाब मिल गया होगा कि सेक्स जो है पुरुषों का अधिकार है, खासकर तब जब वो एक विवाहित स्थिति में। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साहब मैरिटल रेप आ जाएगा तो फिर क्या होगा, जब आएगा तब देखा जाएगा ना, उसका भी तोड़ निकल जाएगा। अभी जो चीज़ सामने है उसको फॉलो करो, भविष्य में क्या होगा वो बात की बात है। अगर वर्तमान बिगाड़ लिया अपना तो भविष्य कैसे अच्छा होगा। तो अभी तो मौका है, तो मौके पर चौका लगा दो भाई, क्लियर है। अब साथियों मामला क्या था, बना क्या दिया, ये भी जो है अपन डिस्कस करने वाले हैं आज के अध्याय में। जजमेंट का टाइटल है प्रांजल बनाम स्टेट ऑफ यूपी। जजमेंट प्रोनाउंस किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। इसका कंसर्न पिटिशन नंबर है 27067/2019, क्लियर है। और जजमेंट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें कई लॉ पॉइंट्स को जो है डिस्कस किया गया है। इस मामले में जो प्रसंज्ञान था उसको जो है चैलेंज किया गया था और प्रसंज्ञान लिया गया 30 मई 2019 को और चार्जशीट जो है पेश हुई थी 20/4/2019 को। और मामले में जो अक्यूज चार्जशीट हुए थे वो हुए थे सेक्शन 498 है, सेक्शन 323, 504, 506, 509 आईपीसी में। और इनके विरुद्ध प्रोसिक्यूशन जो है वो हुआ था पीएस महिला पे और गौतम बुद्ध नगर पे ये प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट हुई थी। ब्रीफ फैक्ट्स क्या है कि जो कंसर्न एप्लीकांट है ये मूव हुआ था क्वेश्चन के अंदर। इनका कहना है कि हमारे विरुद्ध जो कंसर्न अपोजिट पार्टी नंबर 3 है या रेस्पोंडेंट है जो कि एप्लीकांट नंबर 1 की वाइफ है, उसने जो है एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया इन कॉल्यूजन विद हर फादर। एफआईआर में लिखते हैं कि साहब ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो है हमने डिमांड किया, जबकि इनका कहना ये भी था कि हम पहले से ही ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी दे चुके हैं। इनका कहना यह था कि हम डावरी दे चुके हैं, इसके बावजूद भी जो है डावरी मांगते हैं। हम गिफ्ट दे चुके हैं, इसके बावजूद भी जो है डावरी मांगते हैं। इनका कहना यह था कि भले ही शादी से पहले डिमांड नहीं थी, बट शादी के बाद लगातार जो है डिमांड्स हुई इन द नेम ऑफ कस्टम, और लगातार जो है ये लोग मांगते गए। हम लोग जब मांग फुलफिल नहीं कर पाए तो हमको हैरेस करना शुरू कर दिया। इनका कहना यह था कि जब डिमांड फुलफिल नहीं हुई तो हमारी बिटिया को, जो प्यारी बिटिया है, फूल सी बिटिया है, उसको अब्यूज़ किया और असॉल्ट किया। इनका ये भी कहना था कि 15-20 लाख रुपए के आर्टिकल्स जो है मांगे गए और कैश भी जो है मांगा गया। और इनका बार बार यही कहना था कि जब तक डिमांड्स फुलफिल नहीं हुई सिलसिला मारपीट का और हैरेसमेंट का चलता रहा। हर समय हमारी बिटिया के साथ मिसबिहेव किया जाता, असॉल्ट किया जाता। अब ये कहानी अगर आप सुनेंगे, अगर आप लड़की पक्ष की ओर से हैं या लड़कियों के प्रति आपका समर्पण है, तो उस कंडीशन में ये कहानी आपको सच्ची दिखाई देगी। पर अगर इसको पढ़ेंगे आप कानूनी एंगल से, तो कानून ये कहता है कि जब जब घटना घटी है तो आपका स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। और जब ये कानून आया था 498 आईपीसी का, तो उस समय स्थिति वास्तव में महिलाओं की खराब थी। लोगों के पास मोबाइल फ़ोन थे, लोगों के पास टेक्नोलॉजी थी। आज सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, टेक्नोलॉजी है, और उसके बावजूद भी महिलाएं पिट रही हैं, हैरेसमेंट हो रहा है, उनका मिसबिहेव हो रहा है। ये बियॉन्ड इमेजिनेशन है। बगैर सबूत के, बगैर प्रूफ के ये कह देना कि हैरेसमेंट हो रहा है हमारे साथ में, ये कहाँ तक जो है जस्टिफाइड है।
क्लियर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसको अपने को जो है नोट डाउन करना, और कोर्ट ने इस बात को जो है गंभीरता से अपने फैसले में लिया और इसके बारे में जो है टिप्पणी भी किया। इनका कहना यह था कि मेरा जो हस्बैंड है ये ड्रिंक करता है, ठीक है जी, ये पॉर्न फिल्में जो है देखता है और इंसिस्ट करता है नेचुरल सेक्स के लिए, कई बार नंगा भी हो जाता है, ही यूज्ड टू बी नेकेड, क्लियर है, और ये मास्टरबेशन भी करता है। अब जरा सोचो कि कोई पति है, वो पति हम नंगा हो रहा है तो क्या उसने ऑफेंस कर दिया? कि आप जरा सोचो, अकल लगाओ, वो मास्टरबेट कर रहा था, उसने क्या ऑफेंस कर दिया? इसमें तुम करना क्या अपराध है क्या? और मेडिकल साइंस भी कहता है कि इट इज़ अ हेल्थी प्रैक्टिस अगर इसको रूटीन में किया जाए, क्लियर है। और इसके अलावा अननेचुरल सेक्स, मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, ये कंसेप्ट कभी होता ही नहीं है। अननेचुरल सेक्स से मतलब क्या है कि प्रकृति के ऑर्डर के विरुद्ध जाकर जो है इंटरकोर्स करना है। यूजुअली इंटरकोर्स में क्या होगा कि जो पेनिस है वो कहाँ इंसर्ट करेगा? वेजाइना के अंदर, क्लियर है। और काम शास्त्र में भी इस पर जो है जोर दिया गया है। इस पर जो है मैं अलग से टॉपिक्स तैयार कर रहा हूँ, जल्दी जो है वीडियो लेकर आऊँगा। तो यूजुअली उनका क्या होता है कहना कि ओरल सेक्स किया, कि मुंह में जो है लिंग डाल दिया या गुदा मार्ग में जो है लिंग डाल दिया, जिसको ये लेते हैं कैटेगरी ऑफ अननेचुरल सेक्स के अंदर। बट आपको मैं बात स्पष्ट कर दूं, इवन BNS, इवन IPC में ये बात स्पष्ट थी कि अगर वो महिला 18 ईयर्स से ऊपर है और शादी जो है बिल्कुल लीगल है, तो वहाँ पर हस्बैंड जो है इवन कैन डू फोर्सफुल सेक्स, तो ये ऑफेंस नहीं होगा। वो रेस्ट्रिक्शन कहाँ पर थी कि जब वो एक लड़की है और आपके बीच रिलेशनशिप अभी नहीं है और रिलेशनशिप बन रहा है बट वो नेचर ऑफ मैरिज नहीं है, तो वहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो आपको देखनी होगी। बट जब आप एक विवाहित जोड़ा हो, शादी आपकी वैलिड है, तो वहाँ पर आप इंटरकोर्स कर सकते हो, इवन फोर्सफुल, क्लियर है। साथियों, मैं एक बात स्पष्ट कह दूँ आपको, यहाँ पर लड़की के आरोप क्या थे? बड़े अजीब व गरीब आरोप कि मेरा हस्बैंड जो है जान से मारने का प्रयास करता है, मेरा गला जो है दबा रहता है। तो एक पिक्चर आई थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा नाम उसका, पिक्चर थी रणबीर कपूर की, शायद एनिमल नाम था। तो उसमें कोई रोल था बॉबी देओल का, वैसे कोई स्क्रिप्ट जो है यहाँ पर लिख दी है, दिखाई देता है, ठीक है जी। वो भी करता है भाई, 3 औरतें थी उसमें, किसी का गला दबा रहा है, किसी के कपड़े फाड़ रहा है, किसी का क्या कर रहा है, भगवान जाने। फिल्मों में जो होता है वो रियल में नहीं होता, बट यहाँ तो स्क्रिप्टेड ही दिख रहा है पूरा मैटर। इसका कहना है कि भाई मेरा हस्बैंड जो है सिंगापुर चला गया, मुझे छोड़ गया, मैंने कहा मैं जाना चाहती हूँ, मुझे लेके नहीं गया, कहा कि जब तक डिमांड पूरी नहीं करोगे तब तक लेके नहीं जाएंगे। उसके बाद मैं अपने पेरेंटल हाउस पे आ गई, मुझे विवश किया गया, फिर मैंने पैसों का अरेंजमेंट किया, फिर मैं सिंगापुर पहुँच गई। ये समझ नहीं आता कि ये अरेंजमेंट होता कैसे है भाई, और लड़की का बाप पैसे अरेंज करता कैसे है भाई शादी के टाइम पे या लड़की को सिंगापुर भेजने के टाइम पे। वैसे गरीब रहते हैं, मेंटेनेंस मांगते रहते हैं, उस समय भी जो है भीख मांगा करो कोर्ट जाके, भाई मेंटेनेंस दे दो, या आसपास के जो दानदाता हैं उनसे भीख मांगा करो कि भाई पैसा दे दो। तो कहने की बात है कि आज के टाइम पर मैं ये देखता हूँ कि जिन औरतों को ज़रूरत नहीं है मेंटेनेंस की, वो भी कोर्ट में पहुँच जाती हैं और भीख मांगना शुरू करती हैं। क्यों अपना स्तर गिरा रहे हो? क्यों दूसरी महिलाओं का स्तर गिरा रहे हो? अगर ये मेंटेनेंस कानून ख़त्म कर देंगे फिर तुम कहाँ जाओगे? ज़रा बुद्धि लगाओ। अगर आज कोई लड़की परेशान है, मैंने ऐसे कई एग्जाम्पल देखे हैं, तो भले ही उनके पति ने उनके घर से बाहर निकाल दिया, भले ही उनका तलाक हो गया, पर उन्होंने पैरों पे खड़ा होना जो है उचित समझा। और आज भी कई बार ऐसा मैं देखता हूँ लोकेलिटी में, कई रेस्टोरेंट्स में मैं जाता हूँ या कई रिजॉर्ट्स में जाता हूँ, वहाँ पर महिलाएं काम कर रही हैं, मैं कई बार उनके बारे में जानने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो मालूम ये पड़ता है कि भाई ये जो है डिवोर्स ही है या इनका डिवोर्स हो चुका है पर मेहनत कर रही है, क्लियर है। तो कहने की बात है कि जब वो हमारी बहनें होकर किसी रिजॉर्ट में या किसी होटल में जो है काम कर रही हैं, किसी वकील के दफ्तर में काम कर रही हैं, किसी हॉस्पिटल में काम कर रही हैं, किसी सम्मानजनक पोस्ट पर काम कर रही हैं, सोसाइटी में अपनी सेवाएं दे रही हैं, कुछ जज के रूप में, कुछ वकील के रूप में, कुछ अच्छे डॉक्टर के रूप में, अधिकांश केस में देखा है मैंने ऐसा। तो जब वो कर सकते तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो? तो करो भाई। केवल और केवल डिपेंड होने पे काम नहीं चलेगा, अपने पैरों पे खुद जो है खड़ा होना होगा। और आपके पेरेंट्स आपको पढ़ाया भी है, इसलिए पढ़ाया कि भाई आप अपने पैरों पे खड़े हो सको, पर आपकी मानसिकता वही है कि विकलांगों वाली, कि नहीं भाई कोर्ट चलेंगे, मेंटेनेंस लेंगे। मेंटेनेंस कानून उनके लिए जिनके पास साध्य नहीं है, जो विकलांग कोटे में है या फिजिकली और मेंटली जो है डिसेबल्ड हैं, जिनको जरूरत है उनको लेने दो, उनका हक जो है मत मारो, क्लियर है। तो ये कुल मिला के आरोप थे जो अपने आप में ही अपने को जो है ड्रामेटिक दिखाई देते हैं। फिर मैं सिंगापुर जो है पहुंच गई, फिर मैंने देखा मेरा पति जो है सेवन कर रहा है, अल्कोहल का, ड्रग्स लेता है, तो और मुझे वहाँ भी इसने अरेस्ट किया, नौकरियाँ करवाई और मेरे पैसों को सस्पेंड किया और अल्टीमेटली मेरे साथ जो है मिसबिहेव किया, मुझे जान से मारने की धमकी दी और अल्टीमेटली इन सब बातों को लेकर मैटर जो है रिपोर्ट किया गया पुलिस को। उसके बाद इसकी सूचना भी जो है दी गई मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को, ताकि इसका पासपोर्ट कैंसिल हो सके और ये बंदा जो है इंडिया में आ सके। इन द मीनवाइल जब FIR फाइल हुई तो उन्होंने फाइल किया रिट और मैटर जो है रेफर हुआ मीडिएशन को। इन द मीनवाइल जो है इंटर प्रोटेक्शन को ग्रांट हुआ। और यूपी जोन में अगर आप देखेंगे तो इस तरह के मामले कॉमनली देखेंगे जहां लड़का NRI है और
उसको फंसाने के लिए एफआईआर कटती है और यूजुअली वो लोग जाते हैं कंसर्न हाई कोर्ट्स में, तो वहाँ पर उनको रेमेडी जो है मिल जाती है। और यूजुअली ये ट्रेंड फॉलो होता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में और लखनऊ हाई कोर्ट में। क्लियर है। और इसके अलावा जो वकील था परिवादी पक्ष का, उसने भी नोटिस दे दिया मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को कि इस पर तुरंत जो है कार्रवाई करें। अब साथियों यहाँ पर उनका कहना यह था कंसर्न प्रार्थी पक्ष का या आरोपी पक्ष का कि एफआईआर जो है गलत है, चार्जशीट भी गलत है, प्रसंज्ञान भी गलत है। कोर्ट ने माइंड ही अप्लाई नहीं करा। व्हेन द ऑर्डर इज गिवन द मैकेनिकल मैनर इन द क्रिप्टिक मैनर इट इज़ टोटली इनलीगल। और ऐसे जजमेंट अवेलेबल हैं जहाँ पर ये स्पष्ट है कि कोई भी अगर आप डिसीजन ले रहे हो, हमारे खिलाफ ले रहे हो, तो वहाँ पर रीजंस को स्पेसिफिक करना होगा। विदाउट स्पेसिफाइंग द रीजन अ जजमेंट कैन नॉट बी सेड टू बी रीजन। क्लियर है। तो ये पॉइंट भी जो है यहाँ पर लिया गया। दूसरा पॉइंट था कि एलिगेशन जो है जर्नल है और वेग है। तीसरा था कि कोई डिमांड ऑफ डाउरी नहीं है, ना ही कोई स्पेसिफिकेशन है। जो भी इंसिडेंट बताया गया उसको कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। जहाँ तक बात सिंगापुर की, तो पति खुद सिंगापुर लेके गया, खुद जॉब कराई, तो ये फैक्ट सारे कॉम्प्रोमाइज थे। इसके अलावा गीता मल्होत्रा बनाम स्टेट ऑफ यूपी, अचिन गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा, ये जजमेंट रिसेंट है काफ़ी, 3 मई 24 का जो है फैसला है। एक फैसला है कहकशा बनाम स्टेट ऑफ बिहार का 8 फरवरी 22 का, इसको भी जो है जरूर पढ़ना। तो इन सब फैसलों में स्पष्ट किया गया है कि जब एलिगेशन जर्नल हैं, वेग हैं, तो ये बेसिस नहीं बन सकते। तो कोर्ट ने सारे सर्कमस्टेंसेस को देखा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर रेज किया गया कि इन पक्षकारों के बीच जो है सेक्सुअल इनकम्पेटिबिलिटी है, मीन्स दोनों एक ही सांचे में जो है फिट नहीं हो सकते हैं, ऐसा तर्क था कंसर्न डिफेंस का। और इस पॉइंट पर जो है सबमिशन रखे गए और कोर्ट ने उसको देखा। कोर्ट ने कहा कि एलिगेशन जो है जर्नल है, कोई एफआईआर का केस तो मेड आउट हो नहीं रहा। और इसके अलावा कोर्ट ने लिखा कि अगर हस्बैंड जो है सेक्स करना चाहता है और जो रीतियाँ वाइफ बता रही है जिस पर उसको एतराज़ है, तो हस्बैंड जो है कहाँ जाएगा। अब मैं उस लाइन को दोबारा पढ़ता हूँ। इफ़ अ मैन वुड नॉट डिमांड सेक्सुअल फेवर फ्रॉम हिज वाइफ वेयर ही वुड गो टू सेटिस्फाई सेक्सुअल डिमांड, कि अगर वो वाइफ के साथ अपनी सेक्सुअल इच्छाओं को पूरा नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा। तो कुल मिला के अधिकार मिल गया है आपको कि आप अपने पति से सेक्स करते हैं तो इट वुड नॉट बी एन ऑफेंस। तो कोर्ट ने सारे फैक्ट्स सर्कमस्टेंस को देखते हुए एफआईआर को जो है क्वेश्चन करने का ऑर्डर कर दिया। तो नटशेल में केस क्या है वापस देख लेते हैं अपन कि मेरा पति मारता है, पीटता है, दहेज की मांग करता है, मुझे हैरेस करता है और मेरे साथ अननेचुरल सेक्स करता है और मुझे इसने दुखी कर रखा है, मिसबिहेव करता है, कहता है कि जब तक डिमांड पूरी नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा और अल्टीमेटली मुझे इसे तंग प्रताड़ित कर रखा है। पर कोई भी एलिगेशन स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी सब्सटेंसिव कॉरबोरेटिव एविडेंस फाइल पे नहीं है। और जहाँ तक बात सेक्स की, तो कोर्ट ने कह दिया कि हस्बैंड का अधिकार है टू डू सेक्स विद द वाइफ। तो ये सब इंपॉर्टेंट बातें जो है इस फैसले में जो है डिस्कस हुई है। तो इस फैसले के बेसिस पर हम 5 निष्कर्ष जो है निकाल सकते हैं जो काफ़ी काम के हैं। और ये फैसला जो है हमें सिखाता है कुल मिला के 5 बातें। सबसे पहले बात, जब भी एफआईआर दर्ज हो रही है और चार्जशीट पुलिस कर रही है, तो एक कड़ी जो है इसके बीच में, उसमें आपको जो है एक पॉइंट जो है ऐड करना है, वो है पॉइंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। वेन एवर एफआईआर इज रजिस्टर्ड जस्ट सबमिट द रिप्रेजेंटेशन, जो कि आपका एक लीगल अधिकार है। अगर आप सबमिट नहीं करोगे तो वो कह देंगे कि चूंकि अक्यूज हमें कुछ बताया नहीं तो इसलिए हमें कुछ मालूम पड़ा नहीं, तो इसलिए हमने चार्जशीट कर दिया। पर आप कोई बात जो है मौखिक नहीं कहो, जो बात है राइटिंग में कहो। दूसरी बात, एफआईआर करने के बाद पुलिस बुलाती है, आपको जाने का नहीं है। आपको उनसे एक ही बात कहने की, मुझे 35 सब क्लॉज 3 BNSS का लाभ दीजिए या लाभ नहीं देने का कारण स्पष्ट कीजिए। अगर वो कारण स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, लाभ नहीं दे रहे हैं, तो देन वी कैन मूव फॉर क्वेश्चन, पर उससे पहले मूव नहीं करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि एफआईआर कॉपी जो है आपको इजीली नेट पे मिल सकती है। अगर नहीं मिलती तो आप वकील के जरिए कंसर्न कोर्ट से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन एफआईआर को काटने के 24 घंटे के भीतर कोर्ट तक पहुंचाना होता है। अगर डिले होगा तो वहाँ पर फ़ायदा जो है हमको मिल जाएगा। चौथी इंपॉर्टेंट बात, अगर हम कहते हैं कि सेक्स करना हमारा अधिकार है, तो ये अधिकार हमें है। सेक्स इज साडा हक, सेक्स हमारा अधिकार है, तो वो तो हम लेकर रहेंगे। क्लियर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर एलिगेशन ओमनीबस हैं, जर्नल हैं, वेग हैं, तो इस पॉइंट पर आप डिस्चार्ज या क्वेश्चन के लिए मूव कर सकते हैं। तो ये जजमेंट जो है उस कड़ी में एक इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करेगा। इसके अलावा जिन जजमेंट्स पर रिलाई किया गया है, जजमेंट है गीता मल्होत्रा का, जजमेंट है अचिन गुप्ता का, जजमेंट है कहकशा का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनको रिलाई किया गया है पेज नंबर 8, 9, 10 के ऊपर। और इसमें बार बार ये कहा गया कि इफ़ एलिगेशंस आर जनरल नॉट स्पेसिफिक दे कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ द प्रोसिक्यूशन। और इसके अलावा एक जजमेंट है के सुब्बाराव बनाम स्टेट ऑफ तेलंगाना का। इसमें भी स्पष्ट किया गया कि द कोर्ट शुड बी वेरी मच केयरफुल इन प्रोसीडिंग अगेंस्ट द डिस्टेंट रिलेटिव। तो कुल मिला के जब तक बेसिस नहीं है सारी स्थिति कंफर्म करने का, तब तक कोर्ट को जो है प्रोसीड नहीं करना चाहिए। तो कोर्ट ने यहाँ पर सारे फैक्ट्स को, सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए जजमेंट के 15 में स्पष्ट किया कि सारे एलिगेशंस जो हैं वो कॉन्कॉर्डेड हैं, जर्नल हैं, वेग हैं।
तो इन व्यू ऑफ जजमेंट ऑफ एपेक्स कोर्ट कोई भी केस जो है मेड आउट नहीं होता, तो कोर्ट ने यहाँ पर एफआईआर को जो है क्वेश्चन करने का ऑर्डर कर दिए। तो ये जजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेन साइड के पक्ष में, और ये साफ साफ ताला लगाता है उन औरतों के मुंह पे जो ये कहती है कि हम सेक्स नहीं करेंगी, हम अपने पीए में जाके बैठ जाएंगी और हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता और हम फर्जी केस करेंगी। तो इसलिए निवेदन मेरा ये है कि अपना घर बसा लो, वैसे भी घर टूट रहे हैं, नहीं बसाओगे तो हमको बसाना आता है। दूसरी बात, हमें आपके घर भी आना आता है, इट वुड नॉट बी ऑफेंस राइट नाउ। और इसके अलावा अगर हम आके सेक्स करते हैं और सेक्स की डिमांड करते हैं तो इट इज़ नॉट एन ऑफेंस, क्लियर है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उन औरतों को जवाब मिल गया जो पैरवी करती हैं फेमिनिज्म की और बकवास करती हैं सोशल मीडिया पर कि हमारा हक है कि हम किसके साथ जो है सेक्स करेंगे, पार्टनर चुनने का हमारा अधिकार है। अधिकार नहीं है, अगर पति है तब तक अधिकार नहीं है। पति जिस दिन नहीं है, विधवा हो गई हो, पति छोड़ के चला गया है, या अल्टीमेटली जो है डिस्प्यूट हो गया, तलाक हो गया, कुछ भी कारण हो सकता है, तो उस सिनेरियो में जो करना है करो। पर जब तक पति का इंस्टीट्यूशन है, मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, सर्वाइव कर रहा है, तब तक पति को फॉलो करना पड़ेगा। और पति भी आपका गार्जियन है, इस बात को जो है दिमाग में सेट कर लेना, क्लियर है। तो मेरी बात का अगर किसी को बुरा लगा, खासकर बात है महिलाओं की, तो अच्छी बात है, लगना भी चाहिए, घर बसाओ। और अगर अच्छा लगा तो उसको फॉलो कर लेना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि घर बसाओ। आज के टाइम पे घर बिगड़ रहा है, और थाने कचहरी कोर्ट जाके या महिला आयोग में जाके आपको लगता है कि घर बस जाएगा, तो बिल्कुल गलत बात है, घर और बिगड़ेगा। कुछ मैटर ऐसे हैं जो सुलझ सकते हैं, जिनको सॉल्व किया जा सकता है, बट आपकी समझ है। और शादी करने में जल्दबाजी मत करो, और इतना ही शौक है दहेज को रिकवर करने का, दहेज दो ही मत। और क्या जरूरत है दहेज देने की? कई लड़कियों को मैंने देखा कि सेक्शन 20 सब क्लॉज 3 हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में लगाती हैं अर्जियाँ कोर्ट में की, और मेंटेनेंस मांगती रहती है अपने पिताजी से कि मेंटेनेंस दो या खर्चा मैरिज का दो, और अल्टीमेटली हम जो है शादी में एक लमसम खर्चा करेंगे। तो इसलिए पिता को भी मेरा निवेदन है कि अगर लड़की आपके कंट्रोल में नहीं है, खर्चा बिल्कुल नहीं देना है। और सेक्शन 20 सब क्लॉज 3 पे कैसे वर्कआउट करना है, इस पर अलग से मैंने कॉन्टेंट लिखा है और उसको अपलोड किया है, तो उसको फॉलो करो, और निश्चित तौर पर आप इन झूठे मुकदमों से लड़ने में सक्षम होंगे। अब कुछ लोग तो अभी भी निकम्मे होंगे और परेशान रहेंगे कि साहब कैसे होगा, ऐसा होता ही नहीं है जी। जिनको करना है वो करके रहेंगे, जो सफल हो रहे हैं वो होंगे, और निकम्मे जो हैं उनकी तो कोई भी कमी इंडिया में आज तक नहीं है, ठीक है जी। तो वर्कआउट करो, अपने दिमाग से काम लो, और क्लेवर ऐड करते हुए रिजल्ट जो है आप ऑब्टेन करो। निश्चित तौर पर हम इन झूठे मुकदमों से, झूठी प्रोसीडिंग से निजात भी पाएंगे। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।